हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 को देखने वाले हैं, जो कि है आप लोगों का कब, कहां और कैसे। तो इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोग इसी अध्याय का आधा चैप्टर को खत्म कर चुके थे, जो कि था क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। ये टॉपिक है, ठीक है। लोग कहाँ रहते थे, देश के नाम, उसके बाद काल निर्धारण और कुछ झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिया था आप लोगों का बुक में, उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसके बाद वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों का वो है कि अतीत की जानकारी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी निकला हुआ है, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि फ्री माइंड में पढ़ने का, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर शाम को 5 बजे आप लोगों को एक एक वीडियो मिलता रहेगा। तो आज इसका दूसरा दिन है, आज शाम को भी 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। और एक बात, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उसके बाद वाला टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि है अतीत की जानकारी। ये अगला टॉपिक है हम लोगों का, जो कि है कि पुराने समय में पुस्तक हाथों से लिखा जाता था, जिसे पांडुलिपि के नाम से जाना जाता था। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो किताब वगैरह जो छपाई की जाती है, वो किताब किस में छपाई की जाती है? मशीनों से, कंप्यूटर के द्वारा। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम था ही नहीं। पहले जो किताब वगैरह छपा जाता था वो हाथों से लिखा जाता था और उसको हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आप लोगों का नेक्स्ट, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं नोट्स से पढ़ाऊंगा और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया। आप लोगों को यदि नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। क्लासमेट अड्डा के नाम से ही है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, इसमें पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को हर एक चैप्टर का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में, बिल्कुल पैसा नहीं देना है, ठीक है ना। और यदि आप लोगों को वीडियोज़ भी अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें भी पैसा नहीं लगता, ये भी फ्री है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मॉन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि एक लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द से लिया गया है बोल सकते हो, जो कि है मेन्यू से बना है और जिसका अर्थ यदि देखा जाए तो है हाथ, मतलब हाथ से लिखा गया, ठीक है। आगे का जैसे कि टॉपिक नहीं है, मतलब लाइन है, जो कि बोला जा रहा है कि पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देखिए, कह रहा है कि पांडुलिपि जो है प्राय मतलब ताड़पत्रों से लिखा जाता था, ताड़पत्रों में लिखा जाता था, या तो फिर हिमालय क्षेत्र पर ही एक पेड़ पाया जाता है भूर्ज, ठीक है, उसी के छाल पर लिखा जाता था और जिसको भोजपत्र के नाम से जाना जाता है, मतलब छाल को जाना जाता है भोजपत्र के नाम से, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। हमारा यदि ग्रंथ को देखा जाए तो वेद जो है हमारा भारत का सबसे पुराना ग्रंथों में से एक है। और एक जानकारी के लिए बता दे कि वेद को भी पांडुलिपि के जरिए ही लिखा गया था, मतलब पांडुलिपि की तरह ही लिखा गया था और हाथों से लिखा गया था, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। देखिए, हम लोगों को इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिया है इस टॉपिक में, जो कह रहा है कि उपनिषद से, जिसमें महाभारत आता है, रामायण आता है, उसके बाद पुराण आ गया, बौद्ध और जैन धार्मिक का जो साहित्य है, इन सभी से हम लोगों को इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब इतिहास हम लोगों को उससे जानने को मिलती है। साथ ही साथ सिर्फ यही सब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ वगैरह नहीं है, और भी बहुत है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हान की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी इतिहास को समझने में आसानी होती है। बहुत स्पीड हो गया ना, चलिए स्लो से बता दे रहे हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके प्रधानमंत्री जिनका नाम था चाणक्य, और उनके गुरु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और एक कश्मीर के और एक कवि भी थे जिनका नाम था कल्हान, और उन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था राजतरंगिणी। इन दोनों पुस्तकों से भी हम लोगों को इतिहास की जानकारी मिलती है, बहुत सारा जानकारी मिलती है, ठीक है। वैसे ये अर्थशास्त्र किताब का नाम है, अभी जो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो नहीं है,
ठीक है ना। वैसे ये राजनीतिक शास्त्र था, लेकिन किताब का नाम ही अर्थशास्त्र था, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पर एक आप लोगों को एक टॉपिक टाइप का दिया गया है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो उसको पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बात बताया जा रहा है कि हेरोडोटस जो थे वो यूनान के प्राचीनतम लेखक थे और जिसको इतिहास का पिता माना जाता है। साथ ही साथ उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। और इस पुस्तक में, जो कि उसका पुस्तक था हिस्टोरिका, इसको उन्होंने 5वीं शताब्दी में जो भारत का और फारस के बीच जो संबंध था उसके बारे में उन्होंने उस पर चर्चा की, उसके बारे में उन्होंने उस पर लिखा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा था आप लोगों का किताब का। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि किताब में जितना भी टॉपिक है उसमें से एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और एक भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। सारा का सारा किताब का ही रहेगा। आगे जैसे आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अब प्राचीन काल का जो अवशेष है, ठीक है, उसका अध्ययन जो किया जाता है उसको पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आगे जैसे बताया जा रहा है आप लोगों का इसी टॉपिक में, जो कह रहा है कि अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीजें शामिल है। और यदि अवशेष का बात किया जाए, अवशेष मतलब होता है जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उपयोग किए, उपयोग करने के बाद हो सकता है उसको छोड़ दिए या हो सकता है जानबूझ करके रख दिए, उन सभी चीज़ों को अवशेष कहा जाता है। तो अवशेष सिर्फ और सिर्फ औजार वगैरह ही नहीं है, इसमें स्मारक भी है, स्मारक बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह, ये सब। साथ ही साथ सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर तथा धातु के औजार और प्रतिमाएं के साथ साथ अन्य बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को मिली है, जिसके सहायता से आज हम लोग इतिहास को जान पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद भी आप लोगों को और एक टॉपिक दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक बोल सकते, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरामाइक लिपि में है। अशोक जो है, अशोक आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के सबसे महान शासक में अशोक को गिना जाता है। तो अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी भाषा, खरोष्ठी भाषा और अरामाइक भाषा, मतलब भाषा नहीं लिपि बोल सकते हो, तो लिपि में लिखा गया था। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी। मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इन सभी भाषाओं में जो लिखा गया था अशोक का अभिलेख, तो इसको सबसे पहले 1837 में बिल्कुल 1837 में, और 1837 में ही जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, उन्हीं के द्वारा इसको पढ़ने में सफलता हासिल की गई थी। मतलब उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा और इसका सही सही अर्थ निकाला था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का थोड़ा और है इस टॉपिक में, जो कह रहा है कि उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अब उत्कीर्ण लेख कैसे, जैसे पुराने समय में जो होता था मिट्टी का, मतलब जैसे अभी पेज है ना A4 साइज का, उस टाइम A4 साइज का नहीं था, वैसे साइज था ही नहीं, जितना आकार का बनाना होता था उस आकार के बनाने के बाद उसको क्या करते थे कि उसको खोद के लिखा करते थे, और उसी को कहा जाता है उत्कीर्ण लेख। जैसे कि आप लोग को अभी बताएंगे एक एग्जाम्पल, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसी को कहा जाता था एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी कहा जाता था। और उत्कीर्ण लेखों का सबसे पुराना प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है। हड़प्पा आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे पुरानी शहरी सभ्यता के रूप में हड़प्पा को जाना जाता है। और उस समय जो लिखा गया था, ठीक है, उस लेख में उत्कीर्ण लेख का उपयोग किया गया था। जैसे कि मुद्रा वगैरह जो भी पाया गया, सिक्का वगैरह, उन सभी में इसका साक्ष्य मिला है। कह रहा है कि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो अभी तक जो उत्कीर्ण लेख पाया गया है, मतलब हमारे भारत का हड़प्पा सभ्यता का बात कर रहा है, तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन थे। और प्राचीन समय में जो है चांदी, सोने, तांबे, इन सभी के सिक्के का प्रचलन होता था। मतलब अभी जैसे कि हम लोग जिस प्रकार का कागज का नोट्स है
या सॉरी नोट्स नहीं, नोट है। और उसके बाद फिर जो सिक्का वगैरह हम लोग उपयोग करते हैं तो वैसा सिक्का नहीं था। उस समय जो था वो चांदी, सोने और तांबे का सिक्के का प्रचलन था, ठीक है। और देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। और यदि देखा जाए कि सोने का सबसे पहला सिक्का तो हिंद यवन का जो शासक थे उन लोगों ने चलाया था, ठीक है। और इसमें फिर से एक एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोगों को दिया गया है जिसमें कह रहा है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, अर्थात मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं क्लियर होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाइव भी पढ़ाने वाला हूं, तो उस पर अभी लेट है। बस आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा दो, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं आप लोगों का व्यूज ज़्यादा आने लगेगा, वैसे मैं आप लोगों को लाइव आकर के पढ़ाऊंगा। और उसके बाद आप लोगों को कह रहा है कि प्राचीन काल में झारखंड, लास्ट टॉपिक है ये वाला, लास्ट टॉपिक आप लोगों का इस अध्याय का, जिसमें कह रहा है प्राचीन काल में झारखंड के बारे में होगा, क्योंकि हम लोग जेसीईआरटी बोर्ड का जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का पढ़ेंगे उस समय झारखंड का शायद ना रहे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भारत के बारे में रहेगा, तो एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले जेसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। कह रहा है कि गुप्त वंश के शासकों और गोंड शासकों शशांक को छोड़ करके प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने झारखंड क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। देखिए भारत में यदि बोला जाए गुप्त वंश और गौड़ शासक में जो शशांक जो है उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा शासक नहीं है जो झारखंड में बहुत लंबे समय तक शासन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बहुत शक्तिशाली शासक था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब हो सकता है इतिहास में बहुत सारा कारण रहा हो, तो यदि आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइएगा, नहीं पता है तो मैं जो अपना चैनल है ना, नेक्स्ट चैनल ओनली झारखंड बोर्ड, उसमें आप लोगों को झारखंड के बारे में इतिहास को जब पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा रहेगा, ये बुक का नहीं रहेगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा, उसमें आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं, इसलिए विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार व उपकरण पाए गए हैं। और यदि बोला जाए कि बोला नहीं जाए मतलब बोला गया है किताब में कि पुरातत्वविदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं, और इसी के कारण झारखंड में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर पाषाणकालीन औजार पाए गए हैं, ठीक है। मतलब पाषाण काल में जिस समय, देखिए काल का भी ऐसे बहुत सारा निर्धारण किया गया है, समय जो है उसका बहुत सारा निर्धारण किया गया है, जैसे कि आप लोग ताम्र युग के नाम सुने हैं, जो पाषाण युग सुने हैं, मतलब ये सब है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को, अभी इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे, बताएंगे सब। कह रहा उसके साथ साथ आप लोगों को छोटा नागपुर में असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। यदि हम लोग छोटा नागपुर का बात करें झारखंड में, तो इसमें असुर जनजाति जो है इसको सबसे पुरानी जनजाति माना गया है, ठीक है ना। असुर जनजाति को छोटा नागपुर का याद रखिएगा इसको। साथ ही साथ आप लोगों को कह रहा है कि रांची गजेटियर में 1917 ईस्वी को असुरकालीन बहुत से अवशेष के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। तो क्या ऐसे ही कहा दिया गया कि असुर जनजाति जो है छोटा नागपुर में सबसे पुराना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। 1917 ईस्वी को असुरकालीन बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है। उस अवशेष के अनुसार ये पता लगाया गया है, ये निष्कर्ष निकाला गया है कि असुर जनजाति जो है वो छोटा नागपुर का सबसे पुराना जाति का है। साथ में ही कह रहा है कि मुंडा उराव से पूर्व इस जाति का यहाँ विकास हुआ, और मुंडा और उराव जाति जो है इससे भी पूर्व जो है असुर जाति का छोटा नागपुर में विकास हुआ है। ये आप लोगों का टॉपिक खत्म, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा हमेशा देता ही है, जेसीईआरटी हो या तो फिर एनसीईआरटी हो, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा देता ही है। तो इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर कहा जाता है, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। मतलब ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ है उस समय से ये कैलेंडर चलता आ रहा है। और भी साथ ही कह रहा है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म है उससे पूर्व का समय को जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। और एक बात, जैसे आप लोग सुने होंगे बीसी एडी वगैरह, ये इतिहास में देखे हैं ना, तो इससे भी संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। तो ये फुल फॉर्म या तो फिर इसका अर्थ क्या है वगैरह, ये सारा का सारा मैंने बताया है, तो उसका भी लिंक
डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, या तो फिर आई बटन पर भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मतलब ऊपर में ही होगा आई बटन, और साथ ही साथ नीचे आप लोगों को एक लाल रंग का बटन दिखाई देगा है, जो कि सब्सक्राइब का है। उसको दबा करके आप लोग बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सारा का सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला अध्याय खत्म होती है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।